नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रोचक ज्योतिष इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे मैच मेकिंग के बारे में। मैच मेकिंग कुंडली में जो शादी के लिए मैच मेकिंग करते हैं, उसके ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप नीचे लिंक में देख सकते हैं। और डिटेल्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैचिंग क्यों करानी चाहिए या मैचिंग से क्या फायदे होते हैं, कितना किस उससे उससे किससे कितना अच्छा तरीके से हम कर सकते हैं, वो पहले वाले वीडियो में है। इस वीडियो में मैं कुछ वो तरीका बताऊंगा कि मैं कैसे मैच मैचिंग करता हूँ, कैसे कुंडली मिलाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये भी साथ में बताऊंगा कि आप कभी कभी आ, खाली जो अष्टकूट मिलान के बेसिस पे जो मैच मेकिंग होती है, वो क्यों असफल हो जाती है, इसमें क्यों दिक्कत होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए, पहला हम पार्ट है हमारा कि लोग क्या करते हैं, फिर क्यों उस पे आपत्ति होती है, उस पे जाएंगे। और फिर कैसे करना चाहिए मैच मेकिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पीडीएफ शेयर करते हैं। तो ये पीडीएफ मैंने एक बनाई है जिससे कि मैं मैच मेकिंग करता हूँ। ये रियल में एक कपल की कंडीशन मैंने दिखाई है, जिनकी कुंडली इससे मिलती जुलती है और उनके साथ सब अच्छा मैच होने के बावजूद आ, क्यों कुंडली में, मतलब शादी में बाद में गड़बड़ हुई। तो वो लोग कहते हैं हमने तो कुंडली मैच कराई थी, हमारे तो इतने गुण मिल रहे थे। तो उसका कारण क्या होता है कि गुण मिलने के बावजूद गड़बड़ क्यों हो सकती है, और क्यों हम खाली गुण मिलान को ही एक रिलायबल पैरामीटर नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, गुण मिलान की हम टेबलेट पे ही सीधे पहुंचते हैं और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, गुण मिलान की, अष्टकूट गुण मिलान की ये टेबल है। अब इसमें तरीका क्या है, ये मिस्टर एक्स वाई जेड और में से बी सी दो हैं। गुण मिलाने हैं अगर ज्यादा ज्यादा तो बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। 28 गुण मिलाने का सरल तरीका ये है कि आप दोनों की एक ही राशि कर दें। क्योंकि जब एक ही राशि होगी तो ये जो पैरामीटर है, मैक्सिमम पॉइंट, एक दो तीन ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये टोटल 8 जो पैरामीटर हैं उसमें 36 गुण होते हैं मैक्सिमम। इसमें अगर आप एक ही राशि के हैं, चूंकि राशियों के आधार पे ये पैरामीटर दिए हैं, तो होगा क्या कि ज्यादातर जगह आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक में एक मिल गया, दो में दो मिल गया, तीन में तीन मिल गया। ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोनों की राशि अगर एक ही है तो ज्यादातर पैरामीटर यहाँ पे ये एक ही मिल जाएंगे। हाँ, नक्षत्र में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, तीन में से एक दो हो जाए। तो यहाँ पे एक पैरामीटर जो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, वो समझ लीजिए, वो है नाड़ी, जिसको नाड़ी दोष कहते हैं। तो नाड़ी दोष में ये कहते हैं कि भाई नक्षत्र सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि सब कुछ सेम है, नक्षत्र भी सेम है और राशि भी सेम है, तो उस केस में क्या होगा, 28 नंबर मिल जाएंगे। ये आप कभी भी चेक कर सकते हैं। अगर राशि सेम है तो, जैसे आप ट्विंस हैं, उनकी डालिए, दोनों का एक ही टाइम डाल लीजिए दोनों में, तो आपको 28 नंबर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम नक्षत्र होने से नंबर जीरो होते हैं, नक्षत्र डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर एक ही राशि में चूंकि दो सवा दो नक्षत्र होते हैं, तो अगर नक्षत्र अलग कर दिया जाए और राशि एक एक ही रहे, तो जैसा कि मैंने इस केस में दिखाया है, तो यहाँ पे भी 8 नंबर मिल जाएंगे। और एक आध जगह आपके नंबर कम होंगे, फिर भी 30 के ऊपर नंबर मिल सकते हैं।
30, 32, 33, 34 तक भी जा सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि गए कुंडली मिलाने और बोले हमारे 30, 31 गुण मिल रहे हैं। यहाँ देखिए 31 गुण मिल रहे हैं और नाड़ी दोष नहीं है, नाड़ी भी सही है, भकूट दोष भी नहीं है, गणित में थोड़ा सा नंबर जरूर कम है लेकिन चलेगा, और बाकी जगह पूरे नंबर हैं। तो ये 31 नंबर मिल गया, वेरी गुड स्कोर हो गया। अब आप सोचेंगे मेरा सब कुछ सही हो गया, लेकिन ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हम राशि नक्षत्र की बात कर रहे हैं ये सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा एक पैरामीटर पे हमने ये टेबल बना डाली, उसमें सिर्फ चंद्रमा का हमें राशि और नक्षत्र देखना है। तो अब आप ऊपर अगर जाएं कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो इतनी चीजें देखते हैं, लग्न देखते हैं, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, यानी 9 ग्रह हैं, लग्न हैं। इतने पैरामीटर्स में अगर आप सिर्फ अष्टकूट के स्कोर पे जाते हैं तो आप सिर्फ मून को देख रहे हैं, यानी दोनों का, इसका चंद्रमा देखा, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। और ऐसे ही आपने लड़की की कुंडली में भी देखा कि मून स्कॉर्पियो में है, अनुराधा नक्षत्र है, तो हमने नक्षत्र अलग अलग कर दिया, ज्येष्ठा और अनुराधा, राशि दोनों में एक ही है। इस तरह से हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाएंगे क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है। तो प्रश्न ये है कि अगर आपके, मान लीजिए कोई आप डिग्री करने जाते हैं, उसमें आपके 9 पेपर हैं, 9 पेपर में एक पेपर आपका मून का है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिल गए, बाकी आपने देखा नहीं, तो आप सोचते हैं कि आप पूरा कोर्स पास पास कर जाएंगे, तो पूरा कोर्स पास नहीं कर सकते। आपके नंबर सभी जगह ठीक होने चाहिए। तो पुराने जमाने में क्या था कि इतनी डिटेल में कुंडली बनाना बहुत ही टेढ़ा काम था, लोगों को 2-2 दिन लग जाते थे पंचांग से ये प्लेनेट पोजीशन निकालने और प्लेनेट पोजीशन के बाद में कुंडली इस तरह से बनाने और पूरी गणना करने में। इस चक्कर में लोगों ने क्या किया कि जो लोग पंडित जी को, ज्योतिषी को पैसे ज्यादा नहीं देते थे और ऐसे ही काम चलाते थे, तो वहां पे भी वो तरीका निकाला गया कि भाई चंद्रमा देख लो, चंद्रमा में नाम राशि भी होती है तो नाम राशि भी मिला ली और मोटा मोटा जुगाड़ करके अगले को पकड़ा दिया कि भाई ये लो, ये आपकी कुंडली मैचिंग हो गई। कई लोग इसी राशि के आधार पर कहते हैं कि नाम राशि, जैसे राम रावण दोनों का राशि है तो वो हो गया। ये सब जो एक शॉर्टकट निकले उस जमाने में, खासतौर से ये मुगलों के जमाने में, या जब पूरी व्यवस्था हिंदुओं की ध्वस्त हो गई थी, वहां पे ये शॉर्टकट बहुत निकले। और इसमें जो कम पढ़े लिखे पंडित या पुश्तैनी होते थे जो पढ़ने नहीं गए, विरासत में इस तरह की चीजें करते थे। नहीं तो पहले भी सिस्टम वही था राज परिवारों में, जमींदारों में, बड़े लोगों में, कि पूरी कुंडली बनाई जाती थी, पूरी कुंडली देखी जाती थी और उसके बाद ही मैचिंग की बात होती थी, न कि एक सिर्फ चंद्रमा के आधार पे। लेकिन वो सस्ता और सरल तरीका होने की वजह से समाज में उसका प्रचलन हमेशा, जो कठिन चीज होती है वो कम प्रचलित रहती है और जो सरल होती है वो ज्यादा प्रचलित हो जाती है। तो ये आप देखिए कि ये अष्टकूट वाली पद्धति इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है, इतना ज्यादा इसका वो है कि लोग इसी को सही मानते हैं और जब इसमें से गलत निकलता है तो गड़बड़ हो जाती है। अब हम आते हैं कि ये जो कुंडली है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, मैचिंग तो बहुत हो गई मून के बेस पे, मून के बेस पे मैचिंग यानी हो सकता है दोनों लोगों के स्वभाव एक से हो, नजरिया एक सा हो, इतना हो सकता है। लेकिन इसमें बाकी लोगों का जो पैरामीटर है दशा का, जैसे महादशा भी हमें देखनी चाहिए, लग्न में वो देखना है, पैरामीटर जैसे आपके है रहन सहन के, एजुकेशन के, आजकल घर परिवार, पैसा, धन संपत्ति सब कुछ देखते हैं। तो खाली मून ही एक इमोशन का पैरामीटर नहीं है। पुराने जमाने में वही था, क्योंकि खेती होती थी वो माता पिता के पास होती थी, बच्चों की शादी 16, 17, 18, 20 साल में हो जाती थी,
तो वहां मन मिलाना ही यानी इमोशनल मैचिंग ही सफिशिएंट थी, बाकी तो पुश्तैनी से होता ही था। वो लोग बराबर में जाके शादी भी करते थे। आजकल हर तरह की शादी हो रही हैं, इंटरकास्ट हो रही हैं, दूसरे कल्चर में हो रही हैं, दूसरे धर्म में हो रही हैं। तो यहाँ पे अब एक चीज नहीं है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटस भी लोग मैच करा रहे हैं। तो खाली इससे काम नहीं चलेगा जैसे पहले चल जाता था। आज हमें कुंडली बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर है, कोई टाइम नहीं लगता है। तो जब साधन मौजूद है तो हम शॉर्टकट में क्यों जाएं, है ना। ये आप समझिए, तो सही तरीका ये है जैसे मैंने यहाँ दिया है। और इस कुंडली में प्रॉब्लम आई, जबकि आप देख रहे हैं नीचे 31 का स्कोर है, इसके बावजूद प्रॉब्लम कब आई और क्यों आई वो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो ये डिटेल्स हैं और इन डिटेल्स के बेस पे, और ये रियल लाइफ डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल पहले दिया हुआ है, और बर्थ टाइम के नक्षत्र वगैरह जो भी देखे जाते हैं वो ऊपर दिए हैं। इसके बाद हमने दोनों की प्लेनेट पोजीशन यहाँ पे दे दी है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमने दोनों के लग्न चार्ट बनाए। तो लग्न चार्ट में अगर हम देखें कि मैचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट हाउस, यानी आप सेल्फ लड़के का और या लड़की का, और सातवां ये मैरिज हाउस। अगर ये दोनों ठीक हैं तो चांस है कि शादी सही होगी, क्योंकि ये मुख्य पैरामीटर है। और इसके साथ में दशा वगैरह भी देखनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो लग्न का स्वामी मंगल है, और मंगल 5वें घर में वक्री भाव में बैठा हुआ है, वक्री गति में है, रेट्रोग्रेड है। उसके साथ एक और रेट्रोग्रेड प्लेनेट है जो कि गुरु है। उसके पास भी एक राहु बैठा हुआ है, हाँ, जो कि परमानेंट वक्री, स्थायी वक्री ग्रह है। तो आप देखें यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी प्रकृति मंगल टाइप की है, जिसको मांगलिक कहते हैं, यानी मंगल का असर ज्यादा है। और ऐसा व्यक्ति ज्यादा बर्दाश्त ना करे, इसकी संभावना है। तो यहाँ पे लग्न की स्वामी की ये स्थिति हो गई। दूसरा है 7 नंबर, यानी कि वीनस का, शुक्र का, और इसका लग्न का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो 12वें भाव लॉस में बैठा हुआ है। अब इसके एक और मतलब है कि 7वां हो गई आपके स्पाउस यानी वाइफ हस्बैंड, और 12वां हो गया लॉसेस और फॉरेनर और स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ निकलता है कि अगर आपको शादी करनी है तो बिल्कुल देश समाज में, अपनी जाति में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में आप कर रहे हैं बड़ा ठोक बजा के, रिश्तेदार और ढूंढ के, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि 7th हाउस फिर क्या करेगा, लॉस, एक्सपेंसेस लाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मंगल वक्री है, और इधर पे आपको एक ये है कि जिससे शादी होगी, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश वो द्वादश में चला गया, 12वें में, जो कि लॉस और एक्सपेंसेस का है। रही सही कसर उस पे शनि की सामने से दृष्टि है। अब इतने के बाद में इस व्यक्ति की शादी का जो वैवाहिक जो भी समय है, जो भी है, उसमें फर्क पड़ेगा। तो एक ये हो गया लड़के का। इसमें अगर हम उसकी शादी किसी दूर दराज या अलग सिस्टम में करेंगे, इंटर कास्ट है या इंटर स्टेट है, कुछ कल्चरल डिफरेंस है, तो उसके सही होने के ज्यादा चांस होंगे। लेकिन कन्वेंशनल मैरिज में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इस व्यक्ति की अगर कुंडली देखें जो मैच होने के लिए आई है, तो यहाँ तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि लग्न का स्वामी जो है सूर्य है, और वो 11वें भाव में है। और इस सूर्य की राशि में शनि बैठा हुआ है, वो भी मंगल के साथ बहुत ही क्लोज डिग्रीज में, 27 डिग्री 28 डिग्री। तो 27-28 डिग्री सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये ठीक है, गुरु भी है, थोड़ा भी बचाव कर सकता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। उनमें से भी शनि जो है सप्तमेश है, सप्तमेश यानी 7th हाउस, मैरिज का कारक यहाँ पे शनि है, जो शत्रु राशि सिंह में बैठा हुआ है।
लग्न में। और इसके साथ रही सही कसर ये है कि शनि के पास छठवां भाव भी है, तो छठा और सातवां दोनों शनि के पास, यानी छठा सातवां दोनों जुड़ रहे हैं, यानी आपके झगड़े झंझट का भाव आपके शादी के भाव से मैच कर रहा है, वहां से मिल रहा है, तो यहाँ पे भी दिक्कत है। और इसके अलावा देखें कि वीनस को हम देखते हैं इन जनरल शादी और कंजुगल ब्लिस के लिए, एक साथ कंपेनियनशिप के लिए, रहने के लिए, तो यहाँ पे शुक्र जो है वो भी वक्री है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब हर तरीके से चीज निकल के आ रही है कि यहाँ पे इस व्यक्ति का, इस लड़की का भी सातवां भाग्य, सातवां जो भाग है, सातवां भाव है, ये अफेक्टेड है, और ऊपर लग्न उतनी तरीके से अफेक्टेड है। अब इन दोनों कंडीशन में, और शुक्र दोनों में ही अफेक्टेड है, एक तो 12वें में जाके और यहाँ पे वक्री होके। तो अब हम देखते हैं कि इसमें काफी संभावनाएं हैं कि शादी में खटपट हो, जबकि चंद्रमा दोनों में मीन राशि, वृश्चिक राशि में है। तो चंद्रमा की पोजीशन, इसमें भी चंद्रमा देखिए 8वें भाव में है, तो एक ये भी एक समस्या है। और यहाँ पे एक और है, केतु की भी 9वीं दृष्टि है 7वें घर में, तो यहाँ काफी एफ्लिक्शंस हैं कि 7वां भाव, शादी का भाव, बहुत तरह से पीड़ित है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि दशाएं क्या चल रही है शादी के टाइम में। जैसे सन 80 की बात है, तो यहाँ पे शुक्र की महादशा चल रही थी 18/10/99 से 2019 के। और इसमें जो शादी की समस्या आती है, 10 में शादी होती है 2010 के आसपास, और 12 के बाद से समस्याएं चालू हो जाती हैं। और क्यों चालू हो जाती हैं? अब देखिए, वीनस वीनस की दशा चल रही है, और यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया कि वीनस 12th हाउस में है यहाँ पे, और इसी में शादी हो जाती है, सप्तमेश इसकी दशा में शादी हो जाती है। और शादी होती है घर परिवार के बिल्कुल अपने जान पहचान जाति वो देखने के बाद में, लोकल जैसे अरेंज मैरिज होती है वैसे होती है। और शादी हो गई शुक्र दशा में, उसके बाद क्या होता है कि शादी हो गई वो तो ठीक है, ये एक सिंगल पैरामीटर है। दूसरा, अगर हम यहीं पे देखें तो 5वें घर में ये जो 3 वक्री ग्रह हैं, मंगल, गुरु और राहु, अब इसमें बात यह है कि इसमें संतान भाव भी पीड़ित है। तो यहां से इंडिकेट करके निकलता है कि हो सकता है शुरू में जब शादी आपने करी तब ठीक है, लेकिन संतान में राहु केतु एक्सिस है, मंगल वक्री है, तो जैसे ही संतान हुई 2 साल बाद, वैसे ही झगड़े चालू हो गए। तो आप देखिए, शुक्र में ये भी हो गया, संतान भी हुई, और संतान के साथ में झगड़े चालू हो गए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इधर क्या है, तो इसी पीरियड में 12-13 से कहानी चालू हो गई, जो अभी तक चालू है। इसके बाद में अगर दूसरे का देखें, लड़की का देखें, तो उसकी कौन सी दशा थी, तो यहाँ दिख रहा है उसकी भी वही दशा थी क्योंकि अगर आप सेम राशि और ऑलमोस्ट सेम नक्षत्र रखेंगे और करीब एक ही उम्र होगी, तो दशा क्रम भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे भी वीनस चल रहा था। अभी वीनस में जो प्रॉब्लम आई इनकी, वो 2000 यहाँ से वीनस, मून और मार्स ही सब में समस्या चालू हो गई। और उसका कारण क्या है कि आप इधर देखिए दूसरे चार्ट में, इसमें वीनस वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो वैवाहिक सुख में दिक्कत है, इसमें साफ दिखता है। इसके बाद में यहाँ भी देखें तो पंचम भाव जो है, यहाँ पंचमेश संतान का गुरु है, जो कि यहाँ पे शनि के साथ में और मंगल के साथ में बैठा हुआ है। तो दोनों मिलके फिर से क्या कर रहे हैं, गुरु ये शनि मंगल यहाँ पे झगड़े चालू हो जाते हैं जैसे ही संतान उत्पन्न होती है। इसके बाद एक और तीसरा पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट कहाँ से? चंद्रमा की राशि से। अब चंद्रमा की राशि दोनों की एक ही है, तो चंद्रमा की राशि एक ही होने से क्या हुआ कि ये वृश्चिक राशि की जब भी 7.5 आएगी, तो
दोनों की चूंकि एक ही राशि है तो साढ़े साती भी एक साथ आ गई। अब वृश्चिक राशि की साढ़े साती कब आई थी? जब शनि आया था तुला राशि में। तो तुला राशि में शनि जो आया था वो 2011 से शुरू हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए नवंबर 2011 में साढ़े साती भी चालू हो जाती है और 7.5 साल रहती है। तो 2011 से वो जाके खत्म हुई है जनवरी 2020 में। तो जनवरी 2020 तक आप साढ़े साती में भी चल रहे हो, आप गलत दशा में भी चल रहे हो, दो दो साढ़े साती चल रही हैं। प्लस बच्चा हो गया उसके बाद से उसका प्रॉब्लम उसकी कुंडली में भी, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे की कुंडली में भी साफ योग दिखता है कि वो माता पिता से उसका वैमनस्य है। तो ये सब पैरामीटर जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर ये तलाक और डाइवोर्स और ये सब कोर्ट केस फाइलिंग वगैरह वो सब चालू हो गया। और तब से ये कंडीशन चालू है। और अभी इस राशि की चौथा शनि भी चालू है, कंटक शनि। तो ये स्थिति भी चल रही है 22-25 तक। तो इसमें कुछ भी रेजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ, एक के बाद सिचुएशन ऐसी है। हाँ, ये उम्मीद जरूर है कि 2025 के बाद रिकंसिलेशन हो जाए या डाइवोर्स का फैसला आ जाए और दूसरी शादी कर लें। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर कभी भी हमें कुंडली मैच करानी है तो कुंडली मैच कराने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि गुण स्कोर पे ना जाएं, वहां कम ज्यादा जो भी स्कोर आ रहा है वो ठीक है। वो एक पैरामीटर है, वो सिर्फ इमोशनल मैचिंग बताता है। लेकिन बाकी पैरामीटर जो हैं आपके वैवाहिक स्थिति के, संतान के, और उसमें साढ़े साती और ढैया, ये सब चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के तुरंत ही बाद आप देखिए इसमें शादी होती है उसके तुरंत बाद ही साढ़े साती चालू हो जाती है। तो साढ़े साती जब चालू हो जाएगी तब दिक्कत होनी तय है। और इसलिए ये भी देखना है कि शादी के आयन मौके पे उसके तुरंत बाद साढ़े साती तो नहीं चालू हो रही है। साढ़े साती अगर चालू हो रही है तो आप अगर समझदार हैं कि भाई साढ़े साती तो कभी ना कभी आएगी, आने उससे उसको हम मैनेज करें, उसको टॉलरेट करें बजाय आपस में लड़े झगड़े, तो आपका शादी को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर ये मान लीजिए साढ़े साती देर में आए, 4 साल 5 साल बाद आएगी, तो क्या होगा? तब आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा स्टेबलाइज हो चुके होंगे, थोड़ी आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो चुकी होगी, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन पता चला शादी के 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ही साढ़े साती होती है, तो लोग एक बात करने लगते हैं कि मैं तो सब ठीक था और शादी होते ही मेरा सब गड़बड़ हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं आज के दौर में, डिटेल में जाके कराने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने तो देखा है कई केस हैं जहाँ पे कुंडली बहुत अच्छी है, दशा सीक्वेंस बहुत अच्छा है, तो वहां पे ये गुण स्कोर थोड़ा कम भी है तो चलता है, ये 17-18 भी हो तब भी चलता है। इसके अलावा लोग इसमें कहते हैं नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष सिर्फ जो है ज्यादातर स्वास्थ्य के कारणों से देखा जाता था कि बच्चे अच्छे पैदा करने में दिक्कत ना हो। आजकल वो भी कोई मुद्दा नहीं है नाड़ी दोष, और जिसके बेस पे बहुत सारी चीजें लोग रिजेक्ट कर देते हैं। आजकल सब बच्चे अस्पताल में हो रहे हैं, सबको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। जिनकी नाड़ी मैच होती है उन्हें भी लेना पड़ रहा है, और जिनकी नहीं हो रही है उनको भी लेना पड़ता है, उनके भी ट्रीटमेंट होते हैं। मेरे पास ऐसे केस हैं जहाँ पर नाड़ी मैच है और बच्चा आईवीएफ से हो रहा है। तो ये पैरामीटर, मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही क्रूड पैरामीटर है। इसके बेस पे अगर आप कुंडली मैचिंग कराते हैं और लोग जब बहुत ही हल्ला मचाते हैं कि मैं तो बड़ी अच्छी मैच कराई, तो मैच कराना तो होलिस्टिक वे में कराइए। उसमें लग्न देखिए, चंद्र वाला जो चार्ट है वो देखिए, और ये सब चार्ट देखिए। उसके बाद दशा सीक्वेंस देखिए, कौन सी दशाएं हैं जहाँ पे रिलेशनशिप वीक हो सकती है, और उस पीरियड को आप किसी तरह से शांति से निकाल लीजिए तो मैरिज ठीक रहेगी। अन्यथा बहुत सारे मुद्दे हैं आजकल और कोई मुद्दों की कमी नहीं है। कई बार बहुत अच्छे मैच आते हैं, वो हम इस छोटे मोटे ग्राउंड पे कि गुण नहीं मिल रहे हैं, वो मांगलिक है। मांगलिक भी आजकल हर जो भी लड़की जॉब में है, पैसे कमा रही है, वो मांगलिक
उसका वो मांगलिक है ही है, उसके प्रोफेशन से उसकी अर्निंग कैपेसिटी है। जो मंगल ग्रह क्या होता है, मंगल ग्रह कमाई आत्मनिर्भरता का ग्रह है। तो जो लड़की पैसे कमा रही है, आत्मनिर्भर है, तो मांगलिक है ही, यहाँ पे कुंडली में हो या ना हो, है ना। तो ये चीजें काफी बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है, तरीका बदल चुका है। पुराने जमाने में हम 100 साल पहले वाले में नहीं रह रहे हैं। लीगल सिस्टम बदल चुका है, इक्वल राइट्स का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। तो मेरी आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कुंडली दिखाएं आप मुझे दिखाएं। ठीक है, मैं तो जैसे करता हूं मैंने आपको बता दिया। आप नहीं भी मुझे दिखाएं तो जिसको भी दिखाएं उससे इन सभी पैरामीटर्स पे चेक कराएं। खाली गुण स्कोर के बेस पे अगर आप चलेंगे तो ठीक है, 100 में से 50 मैरिज तो आप मत मैच कराइए रैंडमली, तब भी वो ठीक जाएंगी, डेस्टिनी है उसकी। लेकिन ये मामले 20-30% मामलों में ऐसा होता है जहां पे आप अवॉइड कर सकते हैं, जहां साफ दिखता है। जैसे यहाँ पे उस बंदे का कहना ये है कि भाई हमने तो बहुत अच्छी मैच कराई और ये देखिए मेरे 30-31 गुण भी आए थे, उसके बाद भी शादी के 2-3 साल के अंदर खटपट हो गई। तो शादी के बाद खटपट जनरली 2-3 साल में ही होने का चांस ज्यादा होता है, बाद में कम होता है। और वो खराब दशा, खराब ट्रांजिट, शनि ढैया साढ़े साथी किसी की भी आ जाएगी, उस पे हो सकता है। उस वक्त आप मैच करा लेंगे, मान ली बच्चे के उसमें आ गया, बच्चा पैदा हुआ, तब भी वैसा हो सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि ये मैच मेकिंग जो इतना लोगों ने आसान बना रखा है, लोग वेबसाइट पे जाते हैं आजकल, वहां पे ये स्कोर तुरंत निकल आता है, आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, वो लोग तुरंत स्कोर निकाल के दे देते हैं और लोग बोला मैच हो गई। तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ समस्याएं ये आती मेरे पास आते हैं कि अब मैट्रिमोनियल साइट से आपको 10 प्रपोजल मिले। अभी 10 प्रपोजल को आप मेरे को दिखाने आएंगे, डिटेल में दिखाएंगे, तो क्या होगा कि डिटेल में उसके पैसे लगते हैं। भाई 1 घंटे बात करेंगे तो उस हिसाब से मैं फीस चार्ज करता हूँ। तो मैंने एक दूसरा तरीका निकाला है कि अगर आपको कोई डिटेल में शुरू में नहीं कराना है, आप 10 का डिटेल में नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप 1,000 रुपए दे के, या जो भी फीस उस वहाँ पे लिखी हुई वेबसाइट पे, वो दे के एक प्रिलिमिनरी स्कैन करा लीजिए कि ये पैरामीटर है। तो मैं उस केस में यही पीडीएफ भेज के और कुछ कमेंट के साथ आपको भेज दूंगा। अगर आपकी शादी में बात आगे बढ़ती है, पक्का होता है, तो आप फिर डिटेल में करा लीजिए, बाद में फोन पे अच्छे से डिस्कस करके, जब आपके पास में पूरा डेटा हो सामने वाले का। और अदरवाइज अगर आपको बात आगे नहीं बढ़ती तो आप छोड़ दीजिए। तो 2 लेवल हैं, एक डिटेल में घंटे भर बात करके, और दूसरा है कि आप इसी तरह की एक पीडीएफ आपको मिलेगी और लास्ट पेज पे मेरे कमेंट होंगे कि इसमें क्या मेन पॉइंट है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें आप वहां से और पता कर सकते हैं, कहाँ पे लूप होल हो सकते हैं, कोई दिक्कत हो सकती, तो वो आप कर सकते हैं। तो एक प्रिलिमिनरी स्कैन है जो शुरू में करा सकते हैं, एक जब आपकी बातचीत अच्छे से हो जाए और आप मन बना लें कि ठीक लग रहा है, आपने मतलब हॉरोस्कोप से भी मोटे तौर पे देख लिया और बातचीत से भी समझ में आ गया, सब आपके पास डेटा आ गया, तो आप फिर उसके बाद डिटेल में भी बातचीत कर सकते हैं। या आपका अगर उस लेवल पे पहुंच गया मामला डिटेल वाले में ही, तो आप शुरू में ही आप पूरा डिटेल में भी करा सकते हैं। चलिए, मैं समझता हूँ मैंने सही तरीका बताया, और मैं कैसे करता हूँ वो भी आपने बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट में बताएं। और मेरे और भी वीडियो हैं इस पे, मैच मेकिंग पे हैं, और भी चीज़ों पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और आगे भी मैं आपको काम की जो बातें हैं, ज्योतिष के बारे में जो भ्रांति हैं, लोगों को कंफ्यूजन है, तो बिना लाग लपेट के सीधा जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का, उसके बेस पे मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए, धन्यवाद, और आज के लिए इतना बहुत है। मैच मेकिंग के मेरे 2 वीडियो हैं, इनको आप देखिए। आपको जब भी जरूरत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।